हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने मेनली ये डिस्कस किया था कि कौन कौन से मैटर्स ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड होने चाहिए, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि कंपनी क्या प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रही है, फिक्स्ड असेट्स फिजिकली वेरीफाई हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज यानी कि उसमें कोई वीकनेसेस हैं तो वो नोटिस हुई हैं अगर, तो उनके बारे में डिटेल्स। इमूवेबल प्रॉपर्टीज की टाइटल डीड्स, जैसे जितने भी सील डीड्स हो गई, अग्रीमेंट टू सेल हो गए, और प्रॉपर रजिस्ट्री के जो एक पूरा बंच होता है टाइटल डीड्स में ही आता है वो, तो वो कंपनी के नेम पे हो, ठीक है। इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन कंपनी के प्रेमाइसेस पे जैसे कंडक्ट हो रहा है रेगुलर टाइम इंटरवल्स में कि नहीं हो रहा है। फिर कंपनी ने कोई लोन्स ग्रांट करें, उसकी कंडीशंस फुलफिल करी है कि नहीं। कंपनी ने लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, गारंटीज को लेके सेक्शन 185 एंड 186 की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया है कि नहीं। कंपनी ने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए हैं तो उसके प्रोविजंस फुलफिल करें कि नहीं। कॉस्ट रिकॉर्ड्स, अगर कंपनी को कॉस्ट ऑडिट कराना ज़रूरी है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना ज़रूरी है सेक्शन 148 में, तो क्या उसने मेंटेन करे हैं कि नहीं। कंपनी ने जितने भी स्टैट्यूटरी ड्यूज हैं अनडिस्प्यूटेड उसे टाइमली पे किया है, टाइमली डिस्चार्ज किया है कि नहीं किया है। क्योंकि अगर 6 महीने पुराने हैं तो उसमें उनकी पूरी डिस्क्लोजर देनी होगी, कितना आउटस्टैंडिंग है और कौन से दिन से जैसे मान लीजिए 6 मंथ्स से ऊपर हो गया है, पेबल हुए, उनको आउटस्टैंडिंग हुए, जिस डे पे वो पेबल थे, जिस डे पे उन्हें उनकी पेमेंट होनी थी, उस दिन से 6 महीने से ऊपर हो गए हैं, तो उसका पूरा डिस्क्लोजर देना ज़रूरी है, ठीक है। फिर इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, इन सब का पेमेंट प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है। कोई डिस्प्यूट पेंडिंग है किसी फोरम में, जैसे मान लीजिए कंपनी ने कोई अपील कंपनी के अगेंस्ट में फाइल हुई है, कंपनी के अगेंस्ट में कोई सूट फाइल हुआ है, ठीक है, और केस चल रहा है, मान लीजिए पिटिशन फाइल करी है किसी कस्टमर ने ही कंपनी के खिलाफ और केस चल रहा है कंपनी का सेशंस कोर्ट में, ट्रिब्यूनल्स में, या फिर और हायर अथॉरिटीज़ में। इनकम टैक्स जो कमिश्नर अपील्स वगैरह होती है वहाँ पे केसेस चल रहे हैं, तो उसका डिस्क्लोजर दीजिए, ठीक है। फिर बाकी कंपनी ने कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया लोन रीपे करने में, बोरोइंग में। डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा दिया है, और अगर मान लीजिए डिबेंचर होल्डर्स का पैसा कंपनी ने होल्ड किया भी हुआ है तो उन्हें इंटरेस्ट मिल रहा है टाइमली। फिर आईपीओ एफपीओ से पैसा रेज किया है कंपनी ने, तो उसके अगेंस्ट में अगर लोन लिया है तो उसे रीपे कर दिया है कि नहीं, ठीक है। फ्रॉड तो नहीं किया है कंपनी ने, जो भी रेम्यूनरेशन कंपनी को पे करना था अपने जितने भी मैनेजरियल पर्सनल्स हैं, केएमपीज हो गए या सीईओ सीएफओज हो गए, कंपनी सेक्रेटरीज हो गए, उन्हें पे किया है कि नहीं। निधि कंपनी के रिस्पेक्ट में मैंने आपसे कहा था कि सेपरेट सेशन में, ज़्यादा लंबा सेशन नहीं लेकिन एक सेपरेट सेशन होल्ड करूंगी जिसमें मैं आपको एक डिटेल दूंगी निधि कंपनी के बारे में। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम क्योंकि मैटर्स डिस्कस कर रहे हैं तो मैं आपको सिंपली ये बता दूं कि जैसे मैंने आपको नेक्स्ट पिछली क्लास में भी बताया था, निधि कंपनी में कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं फुलफिल करने के लिए, उसके लिए थोड़े बहुत रूल्स में अंदर जाना पड़ेगा, तब जाके इसमें जो टर्म्स हैं ये आपको समझ आएंगे, तो वो हम ज़रूर देखेंगे। इसके अलावा जो क्योंकि ये जो पॉइंट है ये मेनली अप्लाई करता है सिर्फ निधि कंपनीज पे। नॉर्मली जो कंपनीज हैं ऐसी जो ये बिजनेस रन नहीं करती हैं या इस फील्ड में नहीं है या इस कैटेगरी में नहीं है, तो उनमें ये पॉइंट वैसे भी अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। बाकी जैसे ये रिलेटेड पार्टी वाला पॉइंट हो गया, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन वाला पॉइंट हो गया, फ्रॉड वाला पॉइंट हो गया, ये इन कॉमन पॉइंट है, ये हर कंपनी के लिए ही ज़रूरी है। कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स किए हैं नहीं किए हैं, ठीक है। नॉन कैश ट्रांजैक्शंस तो नहीं कंपनी ने एंटर किए हैं डायरेक्टर से या जितने भी रिलेटेड पर्सन्स होते हैं उनसे। फिर कंपनी को आरबीआई के सेक्शन 45A जो मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था, उसमें कंपनी को अगर रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है तो क्या रजिस्ट्रेशन कंपनी ने लिया भी है। अच्छा, ये पॉइंट्स डिस्कस होने के बाद अगर इसमें मान लीजिए अभी भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे से डिस्कस करिएगा, लेकिन अब इसके अलावा मैं आपको बता दूं
कि हमें और क्या क्या इसमें देखना है। दूसरा सेक्शन जो हमें कवर करना है वो करना है रीजंस टू बी स्टेटेड फॉर अनफेवरेबल और क्वालिफाइड आंसर्स। अच्छा, तो इसमें क्या पॉइंट है, मेनली क्या पॉइंट हमें डिस्कस करना है। जैसे अब ये है रीजंस टू बी स्टेटेड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेनली ये लिखना है, एक सेकेंड, यहाँ पे ये लिखना है, तो मेनली हमें यहाँ पे ये देखना है कि जो भी पैराग्राफ 3 इस ऑर्डर के, जो पैराग्राफ 3 के जो आंसर्स हैं वो अगर अनफेवरेबल है, ठीक है, अगर अनफेवरेबल है या क्वालिफाइड है, यानी कि ऐसी कोई भी कंडीशन जो हमने पैराग्राफ 3 की पढ़ी अभी अभी रिसेंटली कारो की, उसमें अगर आंसर्स उन क्वेश्चंस के, जैसे फ्रॉड तो नहीं कंपनी ने कमिट किया है, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन टाइम पे जो भी प्रिस्क्राइब्ड है उसके अकॉर्डिंग पे करी है कि नहीं करी है, ठीक है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कंपनी ने किए हैं, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस किए हैं कि नहीं किए हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स किया है कि नहीं किया है। तो अगर ये आंसर नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव इन द सेंस अनफेवरेबल है, कंपनी के रूल्स के, कंपनी के पॉलिसीज के, कंपनी के वर्किंग के खिलाफ है, तो उसका डिस्क्लोजर तो ऑडिटर देगा ही देगा। तो वो किस फॉर्म में देगा। अगर ऑडिटर कंफ्यूज्ड है, उसे लग रहा है कि ये जो भी क्वेश्चंस हैं इसका आंसर जो है क्वालिफाइड है, कंडीशनल है, तो उसमें ऑडिटर बेसिस बताएगा कि इसका आंसर क्वालिफाइड क्यों है या अनफेवरेबल क्यों है। अगर वो अपना ओपिनियन नहीं दे पा रहा है तो वो रीजंस के साथ प्रॉपर स्टेट करेगा ऑडिट रिपोर्ट में, फैक्ट बताएगा वो कि ये सिचुएशन है, रीजंस बताएगा, और उसके बाद वो लिखेगा कि इसी वजह से उसके लिए पॉसिबल नहीं है, ऑडिटर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो एकदम क्लीन क्लियर कट रिपोर्ट दे, ठीक। तो इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल ये हो सकता है कि फॉर एन इंस्टेंस इफ आई टॉक अबाउट एनी ऑफ दिस कंडीशन, जैसे कंपनी ने, मान लीजिए जैसे ये जो 8th कंडीशन है, इसमें अगर कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया है, कंपनी ने अगर ये कंडीशन जो है कंपनी की अनफेवरेबल है, अगर अनफेवरेबल हो गई तो यानी कि कंपनी ने डिफॉल्ट किया है, तो डिफॉल्ट किया है तो वैसे इस केस में तो ऑडिट रिपोर्ट में एक डिटेल प्रॉपर जाएगी कि डिफॉल्ट किया है तो कितना किया है, अमाउंट रिपोर्ट करना है, पीरियड रिपोर्ट करना है। लेकिन अगर ऐसा कुछ डिफॉल्ट है जो बहुत बड़े स्केल पे किया है तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर एक क्वालिफाइड रिपोर्ट देगा, फैक्ट बताएगा कि कंपनी ने डिफॉल्ट किया है, उसके प्रॉपर डिस्क्लोजर्स देगा, रीजंस देगा कि क्यों हम क्वालिफाइड रिपोर्ट दे रहे हैं, क्यों why the situation is like this, that I am unable to give a clean clear cut report, an unqualified report, ठीक है। because of this reason, because the company has committed a default in repayment of its loans or borrowings, and that is why I am being forced to give a qualified report। तो ये एक रीजन फिर स्टेट करना पड़ेगा ऑडिटर को, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑडिटर को कैसे स्टेट करना है, एक फैक्ट बताना पड़ेगा, फैक्ट के साथ ऑडिटर रीजंस भी बताएगा कि पॉसिबल क्यों नहीं है उसके लिए कि ओपिनियन देना, ठीक है। अगर वो ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, किसी चीज में वो कंफ्यूज्ड है, ओपिनियन उसे, जैसे मान लीजिए मटेरियल एविडेंस नहीं मिल रहा है, सिग्निफिकेंट मटेरियल एविडेंस अगर ऑडिटर को नहीं मिल रहा है, वो कंफ्यूज्ड है, तो वो फैक्ट्स बताएगा और फिर वो स्टेट करेगा कि व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू गिव एन ओपिनियन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ऑन दिस पर्टिकुलर मैटर, सब्जेक्ट मैटर। और अगर उसके पास मान लीजिए एविडेंस है भी, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, लेकिन कंपनी ने डिफ्रॉड किया है, कंपनी ने डिफॉल्ट ऐसा कमिट किया है, गलतियां ऐसी करी हैं कि उसे ऑडिटर को, उस ऑडिटर को क्वालिफाइड ओपिनियन देना ही पड़ेगा, तब फिर वो बेसिस बताएगा
क्वालिफाइड ओपिनियन का बेसिस देगा कि क्यों वो क्वालिफाइड रिपोर्ट इशू कर रहा है, क्यों वो कंडीशनल रिपोर्ट दे रहा है, क्यों वो डिस्क्लेमर दे रहा है या एडवर्स रिमार्क दे रहा है, उसका बेसिस बताएगा। समझ गए आप लोग? तो ये है रीजंस। अब इसके अलावा जो है एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल क्या दिया है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत छोटा सा है, फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, डिस्क्लोजर इन दी ऑडिटर रिपोर्ट। एग्जाम्पल ये है कि कंपनी ने इन्वेंट्री की जो स्टॉक टेकिंग वाली प्रैक्टिस होती है, फिजिकल वेरिफिकेशन वाली, वो कंपनी ने छोड़ दिया, मतलब वो प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कैरी आउट नहीं करी ईयर एंड पे। As in their opinion, this exercise is redundant, time consuming and intrusion to normal functioning of operations. कंपनी ने बहुत कैजुअल वे में लिया कि अरे ये तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, नॉर्मल फंक्शंस इससे काफ़ी अफेक्ट हो सकते हैं, तो कंपनी ने वो वेव ऑफ कर दिया, एक तरह से वो फिजिकल वेरिफिकेशन इन्वेंट्रीज का किया ही नहीं। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर हमें कैसे देना है? इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे देना है कि सबसे पहले हमें ये बताना है कि कारो का कौन सा क्लॉज फॉलो नहीं हो रहा है, अनफेवरेबल है। उसके लिए हम पहले क्लॉज पूरा पूरा स्टेट करेंगे। जैसे इसमें लिखा है कि क्लॉज 2 ऑफ पैरा 3 ऑफ कारो क्या रिक्वायर करता है ऑडिटर को कि वो रिपोर्ट करे क्या फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है इन्वेंट्री का, रीजनेबल इंटरवल्स पे हो रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है कि नहीं, और अगर मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज हैं तो वेदर दे हैव बीन प्रॉपर्ली डेल्ट विद इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो जो है साल में एक बार एटलीस्ट वंस तो करें ही करें, और मोर ऑफन करें, मतलब बीच बीच में फ्रीक्वेंट बेसिस में करते रहें। जितना बड़ा साइज होगा बिजनेस का, जितना ज़्यादा लेवल पे बिजनेस होगा, एक्सपैंडेड बिजनेस होगा, उतना ही ज़्यादा इन्वेंट्री चेकिंग इम्पॉर्टेंट बन जाएगा। फिर कंपनी के लिए यही रिक्वायर्ड होगा कि वो मोर देन अ ईयर इन्वेंट्री चेकिंग करवाए। तो हमने पहले क्लॉज स्टेट करा, फिर हमने बताया कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, उसके बाद हमने केस के हिसाब से आंसर दिया कि इस प्रेजेंट केस में फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट ने नहीं लिया, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो उसने केटर नहीं करी, तो ऑडिटर इससे रिपोर्ट कहाँ करे, कारों में रिपोर्ट करे। और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो कंसिडर कर सकता है, लेकिन ऑडिटर रिपोर्ट जरूर करे। ठीक, अब इसके अलावा क्या है, इसके अलावा क्या क्या डिस्क्लोजर्स होते हैं ऑडिट रिपोर्ट में ना, उसकी बात करी है। क्या क्या डिस्क्लोजर्स होते हैं? जैसे AS1 का सबसे पहले डिस्क्लोजर होता है। अब AS1 के हिसाब से क्या डिस्क्लोजर करना है, उसके ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो हम एक एक करके पढ़ते हैं कि क्या है वो 4 पॉइंट्स। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो AS1 आप लोग ने सबने अकाउंट्स में पढ़ा ही होगा। AS1 क्या कहता है? AS1 बात करता है अकाउंटिंग पॉलिसीज को कैसे प्रेजेंट करना है, एज एन अकाउंटिंग कैसे डिस्क्लोज करनी है। कोई भी कंपनी हो, कंपनी नहीं है तो कोई भी बिजनेस कंसर्न हो, वेदर इट इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म या कुछ भी, तो अगर कोई भी बिजनेस कंसर्न है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है या कोई भी एंटिटी है, सब में नोट्स टू अकाउंट्स बैलेंस शीट के, बैलेंस शीट जब फ्रेम हो जाती है, जब फॉर्म हो जाती है, जब ऑडिट कंप्लीट हो जाता है, तो जब ऑडिटर जो स्पेसिफिकली मैं टैक्स ऑडिट की भी बात कर रही हूँ, उसमें कंपनी ऑडिट की बात नहीं कर रही हूँ, तो उसमें बैलेंस शीट PL के साथ क्या है, एनेक्जर रहता है, एक नोट्स टू अकाउंट्स का एनेक्जर रहता है, जिसमें यही लिखा रहता है कि उस पर्टिकुलर एंटिटी ने क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करे हैं कि नहीं। जैसे उसमें एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबसे पहले जो जिसके बारे में लिखा जाता है वो AS1 होता है, फिर AS2 होता है इन्वेंट्रीज का, डिप्रिसिएशन का होता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन का होता है, और ऐसे बहुत से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में लिखा जाता है कि क्या इनका डिस्क्लोजर, क्या इनको कंप्लाई विद करा है कि नहीं किया है। तो AS1 जो है, अब अगर हम AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज की बात करें,
तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में, प्रेजेंट करने में इस एएस का रोल है। इस एएस की कह सकते हैं हम लोग, इस एएस की रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड है उसमें, ठीक है। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने में, प्रेजेंट करने में अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्ट हुई हैं, उसे हमें डिस्क्लोज करना है। ये बात ये एएस कहता है। अब जैसे इसमें ये जो 4 पॉइंट्स हैं, सबसे पहला पॉइंट ये है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज डिस्क्लोज हो अंडर शेड्यूल 3 और एनी अदर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट हैव नॉट बीन डिस्क्लोज्ड। अच्छा, अब देखिए ये जो पॉइंट्स हैं कंपनी के बाद, अब मैं फिर से कंपनी में आ गई हूँ। मैंने सब एंटिटीज को कवर करके आपको एक जेनरिक आइडिया दे दिया कि AS1 इन सब में रिपोर्टिंग इन AS1 की रिक्वायर्ड होती है। लेकिन कंपनी के केस में मेंबर्स को अपनी ऑडिट रिपोर्ट को एक क्वालिटी देने के लिए क्या लिखना होगा, क्या लिखना होगा उसमें, ये 4 पॉइंट्स को केटर करना होगा। ऑब्जर्व, एनालिसिस करके इन 4 पॉइंट्स के बारे में देना होगा डिटेल। सबसे पहली, अकाउंटिंग पॉलिसीज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड अंडर शेड्यूल 3 और एनी अदर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट हैव नॉट बीन डिस्क्लोज्ड, और अकाउंट्स हैव नॉट बीन प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस, और fundamental accounting assumption of going concern has not been followed, proper disclosures regarding changes in accounting policies have not been made। कंपनी ने शेड्यूल 3 के हिसाब से, अब शेड्यूल 3 लगता है कंपनीज में, जिस हिसाब से बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये जितने भी स्टेटमेंट्स बनते हैं ये शेड्यूल 3 के हिसाब से बनते हैं। तो हमें AS1 में ये बताना है कि कंपनी ने, एक जेनरिक व्यू दे रही हूं मैं, सबसे पहले कंपनी ने शेड्यूल 3 के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं, लेकिन अब अगर कंपनी ने चीजें फॉलो नहीं करी हैं तो उस केस में ऑडिटर के पास एक बहुत अच्छा वेपन होता है रिपोर्ट को क्वालिफाई करने का, रिपोर्ट में एडवर्स रिमार्क या डिस्क्लेमर देने का। और वो कब कब दे सकता है? वो तब दे सकता है जब कंपनी ने शेड्यूल 3 के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाई हैं, तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कंपनी ने अकाउंट्स अक्रूवल बेसिस पे यानी कि मर्केंटाइल बेसिस पे नहीं बनाए हैं। कंपनीज के केस में मैंडेटरी होता है अक्रूवल बेसिस, कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कंपनीज के केस में नहीं फॉलो होता है, तो अक्रूवल बेसिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। इसके अलावा जो फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन होता है गोइंग कंसर्न का, यानी कि कंपनीज के केस में बिजनेस हो रहा है, बिजनेस चल रहा है, तो ये माना जाता है कि कंपनी इसे लॉन्ग रन में चलाएगी, कंपनी इसे शट डाउन नहीं करेगी। कंपनी अगर एक्विजिशन भी कर रही है असेट्स का, इन्वेस्टमेंट्स कर रही है दूसरे सेक्टर्स में, दूसरे कंपनीज में, बिजनेस डिविजन्स में, तो वो ये सोच के करती है कि उसका बिजनेस गोइंग कंसर्न है, वो जल्दी क्लोज नहीं करेगी, शट डाउन नहीं करेगी। तो अगर कंपनी ने मान लीजिए ये असम्पशन फॉलो ही नहीं किया है और इस फैक्ट को डिस्क्लोज भी नहीं किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, मान लीजिए कंपनी ने कुछ पैसा अपना डाइवेस्ट किया है, दूसरी कंपनी से पैसा अपना वापस, एक तरह से डाइवेस्ट का मतलब इन्वेस्ट तो होता है कि पैसा लगाना, जैसे आप शेयर्स खरीद रहे हैं उस दूसरी कंपनी में, या कोई एक्विजिशन कर रहे हैं, बड़ा मर्ज हो रहे हैं दूसरी कंपनी में। डाइवेस्ट का मतलब आप अपना शेयर उस कंपनी से वापस ले रहे हैं, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं मोटिव ये है कि आपको अपनी कंपनी शट डाउन करनी है या बिजनेस ऑपरेशंस रन नहीं करने हैं, या आप जैसे सारे अपने लोन्स क्लियर ऑफ कर रहे हैं, एक्विजिशन नहीं, नए एसेट्स को एक्वायर भी नहीं कर रहे हैं। तो आपके अगर इस टाइप के व्यू पॉइंट्स हैं और आपका मतलब जो मेन जो कंपनी रन हो रही है उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें इसे लॉन्ग रन में नहीं चलाना है, हमें इसे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रखना है, तो उस केस में ये AS1 के खिलाफ जाएगा। ऑडिटर को इसकी डिटेल देनी पड़ेगी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। प्लस कंपनी ने अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज की, मान लीजिए डेप्रिसिएशन मेथड चेंज किया, पहले कंपनी WDV फॉलो कर रही थी, अब वो SLM पे आ गई, या कंपनी ने स्टॉक का मेथड चेंज किया, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड कंपनी लगा रही थी, फिर एकदम से FIFO पे आ गई, और ये सब डिस्क्लोजर्स कंपनी ने नहीं दिए हैं, तो इसका डिस्क्लोजर, इस
इस लूप होल के बारे में कौन बताएगा? इस लूप होल के बारे में ऑडिटर बताएगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। अब ये सब चीजें, ठीक है। अब इस केस में मेंबर्स के लिए क्या जरूरी है? मेंबर्स यानी कि जो ऑडिटर्स होंगे वो रेलेवेंट सेक्शंस को देखें, रेलेवेंट प्रोविजंस को स्टडी करें, उस हिसाब से अपनी ऑडिट रिपोर्ट को क्वालिफाई करें। अगर कंपनी ने डिस्क्लोजर्स ये 4 जो मैंने लिखी इसमें मेंशन है, ये कंपनी फॉलो नहीं कर रही है, तो कंपनी के जो भी प्रोविजंस हैं उनको स्टडी करने के बाद ही ऑडिटर जो है अपनी रिपोर्ट क्वालिफाई करे, मेंबर अपनी रिपोर्ट क्वालिफाई करे, ठीक है। और अगर एंटरप्राइजेस कंप्लाई नहीं कर रही हैं कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को, तो उस केस में मेंबर्स क्या कर सकते हैं? अगर एंटरप्राइजेस in case of non-compliances by enterprises not governed by Companies Act, यानी कि Companies Act में अगर कुछ प्रोविजंस नहीं है, ठीक है, कि अगर कंपनी इसे फॉलो नहीं कर रही है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन या क्या फाइन्स या पेनल्टीज इम्पोज हों, तो उस केस में मेंबर्स जो हैं, जो ऑडिटर्स हैं, वो एडिक्वेट डिस्क्लोजर दें अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, ठीक है, और उसे क्वालिफाई ना करें, बस एक डिस्क्लोजर दे दें कि कंपनी ने ऐसे फॉलो नहीं किया है, कंप्लाइंसेस नहीं किए, हाउएवर ये कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस में मेंशन नहीं है, बट तब भी वो अपने एंड से सेफर साइड रिपोर्टिंग कर देगा, ठीक है, वो बेस्ट रहेगा ऑडिटर के केस में, ठीक है। तो ये वो पैराग्राफ है। अब इसके अलावा जैसे डिस्क्लोजर की बात हुई, तो नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें रह जाता है वो रह जाता है जॉइंट ऑडिट का। तो जॉइंट ऑडिट काफ़ी लंबा टॉपिक है एंड उसके बाद है ब्रांच ऑफिस अकाउंट्स का, ऑडिट ऑफ ब्रांच ऑफिसेस, ठीक है, फिर कॉस्ट ऑडिट आ जाएगा। तो मैं आपको एक जेनरिक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ जॉइंट ऑडिट का, बाकी फिर हम एक्सप्लेन उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जॉइंट ऑडिट बेसिकली होता क्या है? सारे फर्म, एक जैसे फर्म चल रही है ऑडिटर्स की, उसमें बहुत सारे सीएज वर्क कर रहे हैं एक साथ, ठीक है, तो वो तो हो गया, अपने वर्क को मैनेज कर रहे हैं, एक एंगेजमेंट टीम बन गई, एक पर्टिकुलर ऑडिट उन्हें असाइन हुआ, उस हिसाब से वो वर्क कर रहे हैं। लेकिन जॉइंट ऑडिटर क्या होते हैं? वाइड स्प्रेड होते हैं ये बिग कंपनीज में और बड़े बड़े कॉरपोरेट्स में, ठीक है। इसमें जितने भी फर्म्स होती हैं, एक फर्म से ज़्यादा, जैसे मान लीजिए 3-4 सीए फर्म्स हैं, ठीक है, उनको सबको असाइन किया गया एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो एक के बस का नहीं है। उसमें 3-4 सीए फर्म्स में जितनी भी एंगेजमेंट टीम होगी, जितने भी टीम होगी ऑडिटर्स की 10 से 15 मेंबर्स की, उन सबकी कैपेबिलिटीज को पूल करके, उन सबकी एक्सपर्टीज को पूल करके, जैसे कोई इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत एक्सपर्ट है, कोई जीएसटी एक्सपर्ट है, कोई इनकम टैक्स एक्सपर्ट है, कोई टीडीएस में एक्सपर्ट है, तो उन सबके आइडियाज को, उन सबके ब्रेन्स को पूल करके एक गिवन टाइम पीरियड के लिए जो एक टास्क दिया जाता है, दैट इज जॉइंट ऑडिट, ठीक है। उसमें शेयरिंग होती है, पूरे काम की शेयरिंग होती है। उसमें जैसे 3-4 ऑडिट फर्म के ऑडिटर्स मिल के काम करते हैं, एक्सपर्टीज शेयर होती है, म्यूचुअली वो लोग अपने हिसाब से डिस्कस करते हैं, वर्कलोड्स उसमें कम रहते हैं, परफॉर्मेंस बहुत बेटर निकल के आती है और क्लाइंट को सर्विस भी अच्छी मिलती है। जैसे अगर एक को, मान लीजिए कोई लूप होल्स नज़र आ रहे हैं एक ऑडिटर को, एक सीए फर्म के ऑडिटर को, XYZ फर्म के ऑडिटर को जीएसटी में, तो अब वो जीएसटी एक्सपर्ट को जानता है जो दूसरी फर्म का ही है और वो भी हमारे जॉइंट ऑडिट का पार्ट है, जॉइंट ऑडिट में हिस्सा है वो भी, ठीक है। उनकी एक्सपर्टीज भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो उस केस में वो उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि इसमें ये दिक्कतें हैं तो कैसे सॉल्व किया जाए। अब जैसे कंपनी है फॉर एग्जांपल, उसने अपने जितने भी जीएसटीआर्स फाइल किए, लेकिन अब कंपनी को नोटिस आता है कि उनके जितने भी रिटर्न्स फाइल हुए हैं वो लेट फाइल हुए हैं, तो उस हिसाब से कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेट फीस कंपनी देती आई लेकिन इंटरेस्ट नहीं पे किया फ्रॉम जुलाई 1, 2017 जब से जीएसटी लगा था,
तो उसकी पूरी डिटेल लगा के एक नोटिस भेज दिया। अब उस पे कंसल्टेशन दे रहा है जीएसटी एक्सपर्ट उस ऑडिटर को जिसे ये वर्क मिला। तो ऐसे मिल के काम करेंगे, उससे क्लाइंट को भी अच्छी सर्विस मिलेगी, बेटर सर्विस मिलेगी। ठीक है। अब अगर मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं तो मल्टीनेशनल कंपनीज में वर्क जो है वो स्प्रेड हो सकता है यूजिंग एक्सपर्टीज ऑफ लोकल फर्म्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अब रिलायंस का ऑडिट असाइन हुआ है या और किसी कंपनी का भी ऑडिट असाइन होता है, तो उसमें बिग फोर्स हैं, जैसे बिग फोर्स ये फर्म्स हैं, डेलॉयट है, केपीएमजी हैं, बहुत सारी हैं। उन्होंने कुछ वर्क अपना असाइन कर दिया लोकल सीए फर्म्स को कि आप जो है टीडीएस वाले मैटर्स रिलायंस में इस यूनिट के आप देख लीजिए, या इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं उनके टीडीएस वाले मैटर्स आप देख लीजिए। फिर दूसरी सीए फर्म को बोल दिया आप जीएसटी वाले देख लीजिए, इनकम टैक्स वाले तो हम देख ही रहे हैं। तो इस तरह से काम होता है। इसमें स्टाफ कॉस्ट भी कम आती है, वर्क की कॉस्ट भी कम आती है, ये सब बेनिफिट्स रहते हैं और हेल्दी कंपटीशन रहता है। ठीक है, लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या रहते हैं? डिसएडवांटेजेस मेनली ये रहते हैं कि सब में फी शेयर होती है, किसी इंडिविजुअल सीए फर्म को पूरी ऑडिट फीस नहीं असाइन, पूरी तरह से नहीं रेम्यूनरेशन मिलती है, वो पूरी शेयर होती है। ठीक है, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस भी अराइज हो सकते हैं ऑडिटर्स में। अब जैसे कोई ऐसा सीए है जो ऑलराउंडर है, फॉर एग्जांपल उसे जीएसटी भी आता है, इनकम टैक्स भी में भी वो स्टैंड करता है फर्स्ट पोजीशन पे, टीडीएस भी, हर मैटर उससे डिस्कस कर लिया जाए तो वो उसका आंसर तुरंत दे दे, तो उससे फिर बाकियों को जो सिर्फ पर्टिकुलर फील्ड्स में एक्सपर्ट्स हैं उन्हें फिर सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस अराइज होने लगते हैं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं जब अलग अलग फर्म्स जो डिफरेंट डिफरेंट फुटिंग की होती हैं, डिफरेंट स्टैंडिंग की होती हैं, यानी कि कोई फर्म ऐसी है जिसके पास ऑलरेडी, मतलब जो ऑलरेडी एक अच्छा ब्रांड है लोकलाइट भी होते हुए भी, और उसके जो पार्टनर्स हैं उनका तो बहुत अच्छा फेम है मार्केट में, लेकिन एक दो सीए फर्म्स ऐसी भी हैं जो थोड़ी मीडियम साइज हैं, वो इतनी ज़्यादा फुटिंग उनकी स्ट्रॉन्ग नहीं है और वो सीएस भी इतने फेमस नहीं है या अपने काम को लेके वो इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। तो ये डिसएडवांटेजेस भी आती हैं। इसमें भी फिर पता है एक तरह के कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो सकते हैं। तो ये जॉइंट ऑडिट में ये कुछ डिसएडवांटेजेस रहेंगे, बट मेजॉरिटी केसेस में एडवांटेजेस ही मिलेंगे। ठीक है, तो अब इसमें रही बात आगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में बात करने की, तो जॉइंट ऑडिट में मेनली कैसे कैसे काम होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी कोई भी कंफ्यूजन हो आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजिए या डीएम करिए मेरे इंस्टाग्राम पेज पे बाय द नेम सी ज्योति ट्यूटोरियल्स। बाकी डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजिए या फिर आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर लाइव क्लासेस के लिए इंक्वायरी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अपना नंबर एक एनक्लोज कर देती हूँ जिस पे आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ओके देन दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।